हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमल लूथरा एंड वेलकम टू सी रमल लूथरा क्लासेस। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करें जिसके अंदर हम कवर करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज को। सर, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज का क्या सोर्स होने वाला है, पहले आप ये क्लियर कर दो। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे आरबीआई के सर्कुलर नोटिफिकेशन को, जो आपके बड़े सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे बैंकिंग एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आरबीआई के सर्कुलर एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्वेश्चन बन जाता है। आगे हम कवर करेंगे सेबी और पीएफआरडी के सर्कुलर नोटिफिकेशन, जो इन रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी का एग्जाम होता है, पीएफआरडी का एग्जाम होता है, तो उसमें से वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ हम कवर करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पीआईबी की न्यूज को। कोई भी फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम होता है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटेस्ट में भी क्या चल रहा है। ठीक है जी। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बात आपको बताता हूँ। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और अगर आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है तो आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, सीए रमन लूथरा क्लासेस। सारे के सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो क्वेश्चन मेरे से स्टूडेंट पूछते रहते हैं मैं उसका आंसर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे सेबी के एग्जामिनेशन, नेक्स्ट सेबी के एग्जामिनेशन। कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। सेबी का एग्जामिनेशन की क्लैरिटी 15 जैन के आसपास मेरे पास आएगी, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। एक और न्यूज है सेबी के रिलेटेड, जो मतलब कुछ बच्चों के लिए मतलब क्या पता इंपॉर्टेंट हो। तो कुछ स्टूडेंट्स सेबी के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं सेबी के ऑर्गेनाइजेशन को। अराउंड 7 स्टूडेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, जिनका रिलीविंग 13 जनवरी के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऑर्डर्स आ जाएंगे। वो आरबीआई ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब 7 वैकेंसी क्रिएट होगी। अब ये इंपॉर्टेंट किसके लिए? जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था और इंटरव्यू में उनके कुछ नंबर से सिलेक्शन रह गया था। ऐसे मेरे 2 स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई। उनका भी बड़े कम नंबर से रह गया था, तो क्या पता अभी जो वेटिंग लिस्ट में है उनका सिलेक्शन हो जाए। बट इसमें एक छोटी सी और प्रॉब्लम है। जो आपका रिजल्ट का डेट होता है उसके 6 महीने तक की मतलब वो वैलिड होता है, उसके बाद वापस से एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। तो क्या पता हो क्या पता ना हो, कोई क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। सेबी की बात होगी। आगे आएगा पीएफआरडी मेंस का रिजल्ट। पीएफआरडी का मेंस का रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो इतना लेट क्यों हो गया। होपफुली इस वीक में रिजल्ट आउट हो जाएगा। पहले लास्ट टाइम जब रिजल्ट आउट हुआ था पहले मेल गई थी जो भी सिलेक्ट हुए थे, और बाद में क्या कहते हैं आपकी वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन आई थी। आगे हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड ऑफिसर का एग्जाम। ये एग्जाम जल्दी नोटिफिकेशन आउट होगी एक बम्पर वैकेंसी के साथ, तो आप अपनी बैंकिंग की नॉलेज को स्ट्रांग रखेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है। आज के सीजन को स्टार्ट करते हैं आरबीआई के सर्कुलर से। सबसे पहले सर्कुलर आया 1 दिसंबर को, नोटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेंचमार्क। ये सिग्निफिकेंट बेंचमार्क क्या है? आरबीआई कहता है ये रेट्स इंपॉर्टेंट रेट्स हैं। इस रेट को हम बताएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल क्रिएट करेगी, उसके ऊपर ध्यान रखेगी, ऑपरेट करेगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ये ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सर, कोई प्राइवेट कंपनी ये वाले रेट्स का ध्यान रख रही है? सिग्निफिकेंट बेंचमार्क, ये सिग्निफिकेंट रेट का ध्यान ये रख रही है। हाँ, तो ये वाली जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर कंट्रोल इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही है। इंडियन बैंक एसोसिएशन है, एफएडीआई मतलब फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो इसके अंदर बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस काम को कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो इसके अंदर नोटिफाई किया गया सिग्निफिकेंट बेंचमार्क। अब सिग्निफिकेंट कौन है? मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, MMIF। और सर, ये मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट को सिग्निफिकेंट अब क्यों करा गया? पहले सिग्निफिकेंट क्यों नहीं था, ये अब क्या आ गया? ये क्या मतलब है? ये मॉडिफाइड का क्या मतलब है? ये सिर्फ मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट क्यों नहीं है? पहले मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट ही था। अब इस रेट से हमें क्या समझ में आता है? ठीक है जी, मुंबई इंटरबैंक का फॉरवर्ड से हमें समझ में आता है कि ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, आगे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो रहा है। बात करेक्ट है। तो पहले इसी रेट को लेके फॉरवर्ड और डेरिवेटिव एग्रीमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ आपके ट्रांजैक्शंस होती थी, बट इस रेट को अब मना कर दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये मॉडिफाइड आ गया अब, क्योंकि जो आपका ये रेट निकलता था वो लाइबोर और कुछ कैलकुलेशंस करके निकलता था। आपको थोड़ा सा पता होगा कि लाइबोर के अंदर करप्शन हुआ है, मैनिपुलेशन होती थी, तो लाइबोर को काफी लोग छोड़ते जा रहे हैं। इंडिया ने भी कहा हम भी इसका ध्यान नहीं रखेंगे, इसको छोड़ेंगे। तो इसीलिए अब नया रेट आया जो है मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ये एडमिनिस्टर कौन करता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। परफेक्ट जी। तो फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जो कि है कि आपकी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगी, मिनिमम नेटवर्थ 1 करोड़ रहेगी। बात समझ में आती है? ठीक है, याद होना चाहिए। तो आप टोटल कितने 7 रेट्स हो गए ना इसके अंदर। इसके अंदर आपका माइबोर आ गया, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट आ गया। अब कौन सा आ गया आपका? मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। बात समझ में आता है?
परफेक्ट परफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एज फाइनेंशियल साउंड एंड वेल मैनेज। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उनके अंदर एक कैटेगरी बनाई गई कि इसमें हम बताएंगे कि कौन से फाइनेंशियली साउंड अच्छे वाले एंड वेल मैनेज कोऑपरेटिव बैंक है। तो उसको क्या बोला गया, कुछ ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज आ गए ना कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो तभी आपको हम फाइनेंशियली साउंड बोलेंगे। तो क्राइटेरिया क्या बोला गया, जो भी आपका जो CRAR रेशियो है अगर वो एटलीस्ट 1% अबव है, किससे, मिनिमम CRAR से, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो CAR बता रखा है वो है 9%। कैपिटल किसके रिलेशन में, रिस्क वेटेड एसेट। अगर 9% से 1% ज्यादा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 9% है, अगर आप ज्यादा मेंटेन करो, बेटर आपकी कैपिटल, तो उस केस में आप फाइनेंशियली साउंड हो। साथ में और भी कंडीशन, सिर्फ एक नहीं, ये एक मेन कंडीशन तो है ही है, साथ साथ में क्या है, नेट एनपी आपका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेट प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट 3 आउट ऑफ प्रीसीडिंग 4 years सब्जेक्ट टू इट्स नॉट हैविंग इनकर्ड एनी नेट लॉस इन इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल में लॉस नहीं होना चाहिए, और पिछले 4 साल में 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए, नो डिफॉल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ CRR SLR, परफेक्ट, sound internal control system with at least 2 professional director on board, core banking system fully implemented, non-monetary penalty should have been levied imposed on the bank by RBI। बात समझ में आती है? तो सारी बातें आपको एक बार रीड करनी है, रीड करते आपको याद हो जाएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर रेगुलेटरी पर्पस। पहले जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो 2 कैटेगरी में, 2 टियर में डिवाइडेड थे, जिसको अब 4 टियर में डिवाइड कर दिया गया। क्या है, पढ़ते हैं, 4 पार्ट्स क्या है। टियर 1 के अंदर all units urban cooperative and salary earner UCB irrespective of deposit size and all other UCB having deposits up to 100 करोड़। 100 करोड़ जो सैलरी अर्नर्स है वो टियर 1 है, और साथ में अगर आपका 100 करोड़ तक का डिपॉजिट है, छोटे हो आप तो आप टियर 1 में, टियर 2 थोड़ा सा बड़े हो गया, आपका कितना डिपॉजिट है, 100 करोड़ से 1000 करोड़, टियर 3 क्या है, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, टियर 4 और बड़े आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए जिसके अंदर आपके पास डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये आपको 4 कैटेगरी के बारे में जो डिवीजन है उसको याद रखना है। अब ये कैटेगरी में डिवाइड करके हमें समझ में आता है कि जो छोटा टियर वाला है उसके ऊपर कम रेगुलेशन होंगी, जो बड़ा बैंक है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट पहले रखी गई कि आपके पास इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए तभी आप ये बिजनेस कर सकते हो बैंकिंग का। तो बोला मिनिमम नेटवर्थ टियर 1 वाले की कितनी होगी, 2 करोड़ रुपीस। इसके अंदर भी एक और कंडीशन है कि आप सिंगल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो। अगर आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो तो आपको भी नेटवर्थ ज्यादा रखनी पड़ेगी, कितनी, 5 करोड़ फॉर ऑल अदर यूसीबी। तो अगर आप कौन हो, टियर 1 के यूसीबी हो, एक ही डिस्ट्रिक्ट में काम करो तो 2 करोड़। अगर आप टियर 1 के यूसीबी हो मतलब और आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो तो कितना हो गया, 5 करोड़। टियर 2, टियर 3, टियर 4 इन सबको 5 करोड़ ही मेंटेन करनी है। परफेक्ट। द डिपॉजिट, जो डिपॉजिट की बात हो रही है वो लास्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के हिसाब से कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं होगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो था 31 मार्च को उस समय के डिपॉजिट कितना था। ठीक है, इफ अ यूसीबी ट्रांजिट टू हायर टियर, अब उसको हायर टियर, बड़ा हो गया, डिपॉजिट ज्यादा आ गया, लोगों ने ज्यादा पैसा दे दिया, बड़ा हो गया, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया, तो उस केस में एकदम से उसकी रेगुलेशंस बढ़ जाएंगी। तो बोला गया, हम आरबीआई ने बोला हम आपको टाइम देंगे रेगुलेशंस को अप्लाई करने का, टेंशन मत लो, आपके लिए ग्लाइड पाथ बनेगा जिसके अंदर आपको 3 साल दिए जाएंगे उस वाली कंडीशंस रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। बात समझ आती है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है जी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के रेट चेंज हो जाए हर साल, मतलब चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी, महीने महीने कब जब भी मॉनेटरी पॉलिसी मीट होती है क्या पता वो चेंज कर देते हैं, आगे जाके भी क्या पता थोड़े से चेंजेस और आ जाए। अभी के लिए रेट है इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हर एक रेट को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एसएलआर होल्डिंग्स इन एचटीएम कैटेगरी। अब बैंक्स को बोला जाता है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करो उसको आपको कैटेगरी में डिवाइड करना है। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब एचटीएम कैटेगरी के अंदर जो पहले लिमिट थी वो 19.5% की लिमिट थी। एसएलआर मतलब आपको हेल्ड टू मैच्योरिटी, आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, किसका, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल का 19.5% पहले अलाउड था। कोविड के टाइम पे इसको बढ़ा के 23% गवर्नमेंट ने कर दिया था,
जिसके रिस्पेक्ट में अभी बोला है कि हमने बढ़ाया था 31 मार्च 2023 तक, जिसको हम फर्दर एक्सटेंड करें 24 तक, 31 मार्च 24 तक। पास में आती है। तो अभी के लिए बैंक्स को अलाउ किया गया कि आप हेल्ड टू मेच्योरिटी की कैटेगरी के अंदर 23% पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। 23% ऑफ व्हाट? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अभी हम इस पर्टिकुलर टर्म को भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एलिजिबल सिक्योरिटी। अब एसएलआर सिक्योरिटीज क्या होती है? जो इजीली कन्वर्ट हो जाती है पैसे के अंदर, जैसे गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज होगी, गवर्नमेंट टी बिल्स हो गए वगैरह हो गए। बात समझ में आती है? ठीक है। द एनहांस एचटीएम लिमिट जो 23% की है, उसको धीरे धीरे हम 19.5 पे लेकर आएंगे, गवर्नमेंट कह रही है, और उसकी डेट्स को बता देंगे कब तक आपको 19.5 तक वापस रिटर्न करना है। तो 31 मार्च 25 तक वापस से 19.5 पे ये आ जाएगा। ठीक है जी। बैंक क्लासिफाई करते हैं किसमें? 3 कैटेगरी में, लिख दिए आपकी नॉलेज के लिए। एचटीएम, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। एनडीटीएल ऑफ अ बैंक इंक्लूड्स, एनडीटीएल के अंदर क्या आता है? लायबिलिटी टुवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। पहली बात तो देखिए, बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम, किसी और बैंक से पैसा ले रखा है और किसी और बैंक को पैसा दे रखा है, तो इसका नेट करना है, मतलब एक्चुअल में कितना देना बैंक को, बैंक की तरफ लायबिलिटी नेट कर दो उसको बैंक की तरफ। मैंने बैंक ने कितना पैसा दे रखा है? 1000 करोड़, और बैंक ने कितना पैसा ले रखा है? 1500 करोड़। तो कितनी लायबिलिटी आ गई? 500 करोड़ की। ठीक है जी, 500 करोड़ से आगे। और कितनी लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, लोगों से भी तो पैसा ले रखा है, डिपॉजिट ले रखे हैं, वो भी तो बैंक की लायबिलिटी है। तो सारी की सारी लायबिलिटी लो। लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर इन फॉर्म ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, जितना भी पैसा आपने उठा रखा टाइम डिपॉजिट्स का, डिमांड का, उन सबको दे दो। इसमें कोई नेटवर्क नहीं करा, इसमें कोई एसेट से रिड्यूस नहीं करा। जितना क्या पता पैसा मांगने आ जाए ना, टाइम डिपॉजिट और डिमांड ना मांगने आ जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों टर्म को ऐड करके आता है आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसका आपको पैसे को मतलब रखना होता है लिक्विड सिक्योरिटीज में एक तरह का। ठीक है। एक डायरेक्शन है मास्टर डायरेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, हेजिंग ऑफ कमोडिटी प्राइस रिस्क एंड फ्रेट रिस्क इन ओवरसीज मार्केट। इसके अंदर बात क्या हुई? इसके अंदर बात थी कि आप पहले भी कमोडिटी का जो फॉरेन मार्केट में जाके हेज कर सकते थे, ऑल कमोडिटी के लिए कर सकते हैं अगर आपका डायरेक्ट एक्सपोजर है, बट इसमें प्रेशियस स्टोन, जेम्स और गोल्ड को मना कर रखा था। जिसके अंदर चेंज हुआ है, और गोल्ड के रिस्पेक्ट में, सिर्फ गोल्ड के रिस्पेक्ट में आपको बोला कि अब आप फॉरेन मार्केट में जाके हेजिंग कर सकते हैं। पढ़े? eligible commodities whose price risk may be hedged are in case of direct exposure। डायरेक्टली आपका उससे काम है। ऑल कमोडिटीज पहले अलाउड थी, जिसके अंदर अब किसको ऐड कर दिया गया? एक्सेप्ट जेम्स, प्रेशियस स्टोन एंड गोल्ड लिखा था, अब गोल्ड को हटा दिया गया और बोला गया गोल्ड को आप हेज कर लो। प्राइजेस रिस्क ऑफ गोल्ड में बी ओनली बी हेज। एलिजिबल एंटिटीज जो भी है गोल्ड को हेज करने के लिए, उसको हेजिंग करनी कहां से है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सिटी सेंटर, रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये भी आपकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी गिफ्ट सिटी के अंदर जो मतलब लोकेटेड है। तो वहां पे जाके आप गोल्ड के अंदर क्या कहते हैं, हेजिंग वाला पर्पस यूज कर सकते हैं। सर ये हेजिंग क्या होता है? हेजिंग के अंदर जो एक्चुअल में जिनका एक्सपोजर है, मतलब गोल्ड के इंपोर्टर एक्सपोर्टर, जिनको डर है प्राइसेस बढ़ जाएंगे गिर जाएंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन है ये। आंसू में आते हैं, वो अपने प्राइसेस को हेज कर सकते हैं, प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपोर्टर है तो पहले ही वो अपने गोल्ड को बेच देगा, हाँ जी इतने रुपए में मैं बेचूंगा। अगर कोई इंपोर्टर है तो पहले वो रेट को फिक्स कर लेगा कि इतने रुपए में आपसे परचेज करूंगा। बात समझ में आती है? ठीक है। सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, माइग्रेशन टू रिपोर्टिंग टू डक्स, DAKSH। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको कोई भी अगर क्या कहते हैं फ्रॉड वाली इंफॉर्मेशन है, वो बैंक्स, कमर्शियल बैंक और साथ में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूअर, जैसे कि आपके वॉलेट के अंदर पैसे है, उनको भी इंफॉर्मेशन अगर कोई फ्रॉड की तो वहां पर रिपोर्ट करनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has operationalized the central payment fraud information registry in March 2020 with reporting of payment fraud by scheduled commercial bank and non-bank prepaid instrument issuer. The fraud reporting module is being migrated। अब कहां पे करनी है? दक्ष के ऊपर। इसका क्या है? रिजर्व बैंक एडवांस सुपरविजन मॉनिटरिंग सिस्टम। बात समझ आती है? न्यूज नंबर 8, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन करी है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट विद मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसके अंदर उनको सपोर्ट दिया गया करेंसी का, यूएस डॉलर्स का $200 मिलियन का यूएसडी का सपोर्ट है। करेंसी स्वैप क्या होता है? अगर हम बात करें, जो स्वैप एग्रीमेंट है उसके अंदर आरबीआई ने दे दिया उसको, भाई ले लो $200 मिलियन ले लो और आपके यूएसडी में, तो आप कुछ उसके रिस्पेक्ट में लोन दे रहे हो तो कुछ उनकी करेंसी रखवाई जाएगी,
या फिर कुछ और मतलब चीज रखवाई जाएगी। जनरली जो स्वैप का करेंसी स्वैप का पर्पस है वो यही होता है कि हम आपको एक करेंसी दे देंगे और एक करेंसी आपसे रखवा लेंगे और कुछ टाइम के बाद आपको वही यूएसडी में वापस करना है, तो बाद में आरबीआई उनसे यूएस डॉलर्स वापस भी ले लेंगी। अभी उनको यूएस डॉलर्स की जरूरत होगी इसलिए अग्रीमेंट हुआ होगा। परफेक्ट, ठीक है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन, अब आपके यूसीबी जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो उनको रिवाइज किया ना अलग अलग टीयर में, तो उसमें हर एक टीयर के बारे में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं रेगुलेशन होती है। तो हाउसिंग लोन के ऊपर कुछ लिमिट थी, अब चेंज हुआ टीयर तो उसके रिस्पेक्ट में क्लैरिटी आई है कि हाउसिंग लोन कितना सैंक्शन कर सकते हैं। टीयर 1 वालों की लिमिट कितनी है इंडिविजुअल बोरोस के लिए, 60 लाख इंडिविजुअल बोरो 60 लाख, और अगर आपके बाकी टीयर है टीयर 1 और टीयर 2 3 4 उनके लिए 140 लाख तक वो इंडिविजुअल बोरो को हाउसिंग लोन सैंक्शन कर सकते हैं। तो आपके यही आरबीआई के सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट थे। आगे हम और भी न्यूज को कवर करेंगे, मतलब सेबी, पीएफआरडी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हम एक साथ कवर करेंगे। यहां तक बैंकिंग वाले रिलेटेड एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट था, आगे वाली न्यूज वो स्पेसिफिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।